कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है, तो उसमें खास तरीके से जो बताया था कि सूट इन विच द प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड। ऐसा कोई भी वाद जिसमें संपत्ति के संबंध में अधिकार या पद के संबंध में अधिकार के बारे में विवाद हो, यानी जो है, तो वो यहाँ पर जो है सूट ऑफ नॉट स्टैंडिंग सच राइट में entirely on the decision of the question or as to the religious rites or ceremony, यानी ये अगर किसी भी तरह से maybe such right may depend on the decision of a religious question, अगर इंसिडेंटली है तो जाहिर है कि the court will decide it, क्योंकि अगर प्राइमरी क्वेश्चन if it relates to the office or if it relates to the property and incidentally right to ceremony, right to religious ceremony is to be decided to decide the question of प्रॉपर्टी के प्रश्न को डिसाइड करने के लिए या पद के प्रश्न को डिसाइड करने के लिए अगर गौण रूप से न्यायालय को किसी धर्म का प्रश्न अगर कोई डिसाइड करना पड़ा तो कोर्ट डिसाइड करेगा, क्यों वो प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है उसमें काहे का है, राइट टू प्रॉपर्टी का है। तो यहां पर तो फिर अगर इंसिडेंटली आ रहा है तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी जो वैसे प्राइमरीली द कोर्ट विल नॉट डिसाइड ए क्वेश्चन विच इज ऑफ रिलीजियस नेचर, विच इज ऑफ रिलीजियस नेचर। अब तीसरी चीज जो यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो है जो एक्सप्लेनेशन जो दूसरा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा के उद्देश्य के लिए इट इज इमैटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस इज अटैच्ड टू द ऑफिस, चाहे भले ही कोई फीस किसी पद से जुड़ी हुई है या नहीं है, ये चीज मटेरियल नहीं होगी, या पद वो किसी स्थान से जुड़ा हुआ है, ये चीज मटेरियल नहीं होगी। यानी यहाँ पर यानी कोई जरूरी नहीं कि उस ऑफिस से उसे कुछ मिल ही रहा हो, उस ऑफिस से कुछ फीस मिल रही हो, ये आवश्यक नहीं है, यानी क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ने बिल्कुल कर दिया वेदर एनी फीस इज अटैच्ड टू दैट ऑफिस और नॉट इट इज इमैटेरियल। ये चीज महत्व नहीं रखती कि उस पद के साथ कोई फीस अटैच है या वो पद जो है किसी स्थान से अटैच है, ये चीज महत्वहीन है, ये चीज महत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा, यहाँ पर जो मैंने कहा, अब सवाल है जो सेक्शन की जो शुरुआत करें, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट, यहां पर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट, ये जो सेक्शन 6 के अंदर है, यानी जो है कि जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट, इस संहिता के प्रावधानों के अधीन है कि दे आर सर्टेन प्रोविजन विच बार, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं विच बार द इंस्टीट्यूशन यानी जो है ऑफ सूट इन सर्टेन सर्कमस्टेंस, सिविल नेचर का लेकिन बाहर कर रहा है, तो फिर थोड़ी यानी यहाँ पर यानी जो है यहाँ पर इसे यानी जो है कोर्ट एंटरटेन करेगा। जैसे कल मैंने आपके सामने चर्चा की थी, मैंने सेक्शन 11 बताया आपको, वेयर ए सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। मैंने आपको बताया सेक्शन 12 जहां पर कहा कि बार टू फर्दर सूट, बार टू फर्दर सूट यानी जो टू फर्दर बाय रूल्स कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जहां पर रुकावट की गई है, फर्स्ट शेड्यूल जो आपको मालूम है कि जिसमें क्या है, ऑर्डर्स हैं और रूल्स में मना कर दिया गया है कि भैया इसके लिए आप सूट नहीं लगाओगे, इसके लिए सूट नहीं लगाओ। उसमें मैंने खास तरीके से आपको जो बताए थे, उसमें जो रूल्स बताए थे, उसमें ऑर्डर टू रूल टू, ऑर्डर टू रूल टू, यहां पर है जो मैंने आपसे कहा कि वेयर द प्लेंटिफ ओमिट्स टू स्यू ए पार्ट ऑफ द क्लेम, कि जहां पर कि अगर किसी तरह से कोई पार्ट ऑफ द क्लेम को वो ओमिट करता है, यानी कि ही हैज टू इंक्लूड द होल क्लेम, प्लेंटिफ हैज टू इंक्लूड द होल क्लेम, पूरा का पूरा वाद लेकर आएगा, पूरा का पूरा दावा लेकर आएगा। मैंने आपसे कहा था कि ही कैन नॉट स्प्लिट ए कॉज ऑफ एक्शन इनटू पार्ट्स, वो किसी भी वाद हेतु को टुकड़ों में नहीं बांट सकता, और उसका जो तो भी क्लेम है वो पूरा का पूरा क्लेम लेके आएगा, और अगर वो नहीं लेके आ रहा है तो उसके लिए बाद में सूट नहीं लगा पाएगा, तो नो सूट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? He shall be precluded from filing another suit with regard to the relief omitted, जो रिलीफ ओमिट की गई है, जिसका लोप किया गया है, उसके संबंध में वो अलग से फिर केस नहीं लगा सकता। इसी तरह से मैंने ऑर्डर 9 रूल 9 बताया आपको कि अगर किसी तरह से प्लेंटिफ पहुंचा ही नहीं और सूट उसका डिसमिस हो गया बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट, तो उसके लिए फिर बाद में वो फिर फ्रेश सूट नहीं लेके आ सकता, उसके लिए सेटिस्फाइड कराने के लिए उसको यानी आवेदन देना पड़ेगा। कल बताया था मैंने ऑर्डर 9 रूल 9, उसे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी
यानी जो उसके लिए कोई फ्रेश सूट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि सूट किसे कहते हैं, जो प्लेंट से शुरू होता है, प्लेंट से जिसकी शुरुआत हो वो सूट कहलाता है। तो फिर आवेदन कर सकते हो उसके लिए। इसी तरह से मैंने आपको कल एक और बताया था, जहां पर ऑर्डर 11 रूल 21 जहां पर बताया गया द सूट इज फॉर नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। मैंने आपसे बताया कि कई बार प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट दाखिल कर दिया, डिफेंडेंट ने अपना WS दाखिल कर दिया। प्लेंट और WS दाखिल करने के बाद कई बार प्लेंट को लग रहा है कि डिफेंडेंट ने अपने WS में सब चीजें बताई नहीं है, फैक्ट्स क्लियर नहीं किए, डॉक्यूमेंट जो इसे रेफर कर रहा है उसका नाम ही नहीं है, कहीं लगा ही नहीं, उसने बताया नहीं क्या है डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट कह रहा कि यानी जो है फला डॉक्यूमेंट मेरे बीच में निर्मित हुआ, कौन सा डॉक्यूमेंट था, क्या था, बताओ उसे। ऐसे ही प्लेंटिफ ने कई बार लिख दिया है अपने प्लेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट्स को रेफर कर दिया, तथ्यों को उसने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया, फैक्ट्स आर नॉट एक्सप्लेन क्लियरली। तो फिर दोनों जो है फिर क्या कर सकते हैं, ये इंटरग्रेटरीज दे सकते हैं, क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं, और कोर्ट उन क्वेश्चंस को यानी जो है पार्टीज को देगी, और फिर वहां से यानी जो है जो भी है क्वेश्चन एज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, जिसमें तथ्यों को स्पष्ट कराएगी, और क्वेश्चन एज टू डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय इंस्पेक्शन, यानी कुछ दस्तावेजों को यानी कहेंगे भैया प्रोड्यूस कीजिए और इंस्पेक्ट कराइए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को जो भी केस लगा रहा है, मतलब डिस्कवरी के लिए आवेदन दे रहा है। और अगर इसका कंप्लायंस नहीं होता है, प्लेंटिफ ने अगर कंप्लायंस नहीं किया तो उसका सूट डिसमिस होगा, और डिफेंडेंट नहीं किया तो उसका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो गया। कल बताया था ना, यहां पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, मैं आपको बता दूं, जिसको कि अगर आपको बड़ी सावधानी के साथ उनको दिमाग में रखना है। इसी तरह से मैंने आपको यहां पर जो है ऑर्डर 22 रूल 9, इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिसमिसल, वेयर ए सूट अबेट्स और इज डिसमिस अंडर दिस ऑर्डर, नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। जहां तक अबेटमेंट का सवाल है, कई बार क्या होता है कि अगर यहां पर जो ऑर्डर 22 है, कई बार क्या होता है, ये जो डेथ है या मैरिज है या इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज है, पक्षकार कोई मर गया, किसी पक्षकार ने शादी कर ली, किसी पक्षकार कोई दिवालिया हो गया, दोनों चीजें हो सकती है 22 के अंदर जो है कि अगर यानी अगर आप इमेजिन कीजिए कि ए ने सी के खिलाफ केस लगाया, ए फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट सी, ए ने बी और सी के खिलाफ लगाया, ए ने एक सूट लगाया, सपोज किया ए वर्सेस सी, लिखिए इस तरह से ए वर्सेस सी। दूसरा केस उसने लगाया ए एंड बी ने मिलकर लगाया सी के खिलाफ, सपोज ए एंड बी वर्सेस सी, या फिर ए वर्सेस सी एंड डी लगा, सी एंड डी के खिलाफ लगाया। पहले ए ने सी के खिलाफ लगाया, ए और बी ने मिलकर सी के खिलाफ लगाया, और फिर ए ने सी और डी के खिलाफ लगाया, सपोज 3 केसेस हो गए। दीज आर 3 केसेस। अब यहां पर यू हैव टू कंसीडर व्हाट विल हैपन, क्या होगा व्हेन द डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू द सेड सूट, यानी जो है अगर किसी तरह से यानी जो है बिफोर द डिक्री ऑकर हो जाती है, अगर किसी पार्टी की डिक्री होने से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये केसेस जो मैंने आपको बताए कि यहां पर व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट यानी जो है ऑन यानी जो है ऑफ डेथ, यहां पर ऑन एनी ऑफ द पार्टीज टू द सेड सूट्स, इन सूट्स में अगर किसी पार्टी की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका क्या प्रभाव होगा। सपोज यू टेक द केस 1, पहला केस क्या है, ए डाइज पेंडिंग द सूट, पेंडिंग द सूट ए डाइज, ए मर गया, सूट पेंडिंग है। कैन इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोसिक्यूट द सूट, क्या उसके विधिक जो प्रतिनिधि है, वैध प्रतिनिधि है, क्या उस केस को चला सकते हैं? यस, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन वेदर द राइट टू sue सर्वाइव्स। ये इस बात पर निर्भर करेगा, वेदर द राइट टू sue सर्वाइव्स,
ए के बाद यहां पर जो मैंने आपसे कहा कि अगर सपोज क्या ए डाइज, ए के बाद क्या राइट टू सर्वाइव करता है? इफ इट डज, अगर राइट टू सी सर्वाइव करता है, यानी वाद लेने का अधिकार अगर बचता है उसके पास, देन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ए का वैध प्रतिनिधि, दैट इज रफली स्पीकिंग एन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, वही होगा ना, उसका एग्जीक्यूटर, उसका एडमिनिस्ट्रेटर। यहां पर जो मैंने आपसे कहा, ही मे प्रोसिक्यूट द सूट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ही मे प्रोसिक्यूट इफ द राइट टू sue survives, if the right to sue survives, if it does not, right to sue बचा ही नहीं, तो कहते हैं सूट अबिट्स, वाद का उपशमन हो जाता है, खत्म। इफ द राइट टू sue does not survive, the suit abates, सूट क्या होता है? खत्म, उपशमन हो जाएगा उसका, सूट अबेट्स। यहां पर जरा ध्यान रखिए, एंड इट कैन नॉट बी प्रोसीडेड फर्दर, आगे आप से नहीं चला सकते, आगे आप चला कब सकते हैं? व्हेन राइट टू sue सर्वाइव, जब राइट टू sue सर्वाइव करेगा तभी आप चला सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे कहा, तो इन व्हाट केसेस डज दिस राइट टू sue सर्वाइव? सवाल, कौन से केसेस में राइट टू sue सर्वाइव करता है? कौन से मामलों में राइट टू sue सर्वाइव करता है? तो यहां पर इन ऑल केसेस लिखिए, इन ऑल केसेस, सभी मामलों में, एक्सेप्ट वेयर द सूट इज फॉर डैमेजेस, सिवाय उन मामले के जहां पर सूट डैमेजेस के लिए है, या डिफेमेशन के मामले में है। सूट इज फॉर डैमेजेस, फॉर डिफेमेशन, ऐसे इफ द सूट इज फॉर डैमेजेस फॉर डिफेमेशन और असॉल्ट, एंड केसेस वेयर आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टीज, और वो मामले जहां पर पक्षकार की मृत्यु के बाद द रिलीफ सॉट कुड नॉट बी इंजॉयड, जो रिलीफ मिलेगी वो इंजॉय नहीं कर सकता व्यक्ति। यहां पर जो है आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी द रिलीफ सॉट कैन नॉट बी इंजॉयड, रिलीफ सॉट कैन नॉट बी इंजॉय, और ग्रांटिंग ऑफ द रिलीफ विल बी न्यूगेटरी, न्यूगेटरी, रिलीफ अगर मिल भी गई तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, दैट विल बी न्यूगेटरी। यहां पर बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मैंने आपसे कहा, सभी मामलों में, सभी मामलों में, इन ऑल केसेस एक्सेप्ट द इफ द सूट इज फॉर डैमेजेस फॉर डिफेमेशन, अगर मानहानि के लिए डैमेजेस का मामला है, या फिर असॉल्ट के लिए डैमेजेस का मामला है, समझे, एंड केसेस वेयर द डेथ ऑफ द पार्टी, यहां पर जो है आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी रिलीफ सॉट कैन नॉट बी इंजॉयड, या मामला ऐसा है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उस रिलीफ को इंजॉय ही नहीं कर पाएगा, कौन इंजॉय करेगा? रिलीफ सॉट यानी जो है कैन नॉट बी इंजॉयड, उसे आप इंजॉय नहीं कर सकते, और ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ वुड बी न्यूगेटरी, ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ यानी जो है का मतलब कोई रहेगा ही नहीं। तो यहां पर यानी जो मैंने आपसे कहा कि ऐसे केसेस, मैंने कहा सभी केसेस में इसका मतलब राइट टू sue सर्वाइव करता है, एक्सेप्ट फॉर डिफेमेशन और रिलीफ कैन नॉट बी इंजॉयड, और रिलीफ यानी जो है ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ विल बी न्यूगेटरी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहां पर इफ ए सूट इज फॉर डैमेजेस फॉर डिफेमेशन, ए का सूट डैमेजेस, ए ने सूट सपोज किया डिफेमेशन के लिए, डैमेजेस के लिए लगाया, डिफेमेशन मामला, एंड ए डाइज पेंडिंग द सूट, सूट पेंडिंग है, ये मर गया, द सूट अबेट्स, सूट अबेट्स यानी उसका उपशमन हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, एंड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट इंटाइटल्ड टू प्रोसिक्यूट द सूट, उसका वैध प्रतिनिधि उस मामले को नहीं चला सकता, क्योंकि उसका उपशमन हो जाएगा, खत्म बात। इफ ए sues बी, ए ने बी को sue किया फॉर डाइवोर्स, ए ने बी के खिलाफ काय के लिए सूट लगाया? डाइवोर्स के लिए, एंड बी डाइज पेंडिंग द सूट, पतिदेव ऊपर सिधार गए पेंडिंग द सूट, क्यों भाई? सूट अबेट होगा नहीं होगा? रिलीफ का मतलब ही क्या होगा?
किरण नहीं होगा, क्या दूसरा आएगा पति का? वही मतलब अपडेट हो जाएगा, सॉरी वही बोल रही थी, अपडेट हो जाएगा, नहीं बोल रही। बात समझ में आ रही? पता चला दूसरे पति आ गए, नहीं कोई बोल कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम इनके, तुम्हारे पति के। क्यों? सूट विल अवेट, सूट विल, क्योंकि रिलीफ सॉर्ट कैनॉट बी एंजॉयड, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा, यहाँ पर जो है अगर डाइवोर्स का मामला है तो नेचुरली जो है बी रिप्रेजेंटेटिव कैनॉट प्रोसिक्यूट द सूट, यहाँ ए इज नॉट इंटाइटेड टू प्रोसिक्यूट द सूट अगेंस्ट बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जरा ध्यान रखें, बी के वैध प्रतिनिधि के खिलाफ उस केस को नहीं चला सकते कि बेटा आज आप, अब ये पति देव है तो उसके ऊपर उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बट इफ ए sues बी फॉर डैमेजेस, ए ने बी के खिलाफ डैमेजेस के सूट लगाया फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, संविदा भंग के लिए। एंड इफ ए और बी डाइज पेंडिंग द सूट, ए या बी में से किसी की मृत्यु हो गई, ए और बी डाइज पेंडिंग द सूट, बात चल रहा है, तब ए या बी में से कोई भी स्वर्ग के लिए चला गया, क्यों भाई? द सूट कैन अवेट, कौन कह रहा है? सूट विल नॉट अवेट, सूट विल नॉट, उपशमन नहीं होगा सूट का। बात समझ में आ रही नहीं? वाद का उपशमन नहीं होगा, यानी जो है क्यों? राइट टू सी सर्वाइव्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दूसरे आ जाएंगे उसके वैध प्रतिनिधि। यहां पर जो है तो रूल्स मैंने आपसे कहा, यानी जो है क्या है इस मामले में? द रूल देन इज दैट द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ ऑफ द डिफेंडेंट, वादी या प्रतिवादी की मृत्यु शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट, शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट, वादी या प्रतिवादी की मृत्यु सूट का उपशमन नहीं करेगी। इफ द राइट टू स्यू सर्वाइव्स, इफ द राइट टू स्यू and right to sue survives in all cases except for defamation or assault and cases where the death of the nugatory व्यक्तिगत कार्रवाइयां व्यक्ति की मृत्यु के साथ खत्म हो जाती हैं, अबेटी हो जाता, नहीं आया, मृत्यु गया, पेंटिंग भी गई उसके साथ में। अब उसे कहोगे नहीं बना के जाना ही पड़ेगा बेटा, एमएफ हुसैन कैसे चले जाओगे तुम? हाथ जोड़ते तुम्हारे बना के जाओ पिक्चर, वो तो मरा पड़ा है, क्या करेगा वो? याद रहे, बट इन आइदर ऑफ द केस, इन मामलों में याद रहे, एप्लीकेशन टू ब्रिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज ऑन रिकॉर्ड, याद रहे, मस्ट बी कितने दिन के अंदर? मेड विद इन 90 days, 90 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाना चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑन विच द डेथ, किस तारीख से? फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द डिसीज्ड। अदरवाइज क्या होगा? सूट विल अबेट, अदरवाइज सूट विल अबेट, फिर भी अबेट हो जाएगा। 90 दिन के अंदर आपको लाना पड़ेगा, किसको? एलआर को, यहां पर, अदरवाइज सूट विल अबेट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन टू सेट असाइड अबेटमेंट मस्ट बी गिवन विद इन 60 days, अबेटमेंट को अगर सेट असाइड करा रहे हैं, नहीं आ पाए किसी वजह से 90 दिन के अंदर, तो फिर एप्लीकेशन लगाएंगे अबेटमेंट को अपास कराने की, और वो एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर आना चाहिए? 60 days, 90 days के अंदर तो उसे लाना पड़ता रिकॉर्ड। एप्लीकेशन तो आपको अबेटमेंट के लिए 60 दिन में लगानी पड़ेगी, अबेटमेंट को अपास कराने की। टू सेट असाइड द अबेटमेंट एप्लीकेशन इज टू फाइल विद इन 60 days, रदा रखे कितने दिन के अंदर? 60 days। यहां पर है लिमिटेशन का 121 पढ़ो। Under the same code, for an order to set aside an abatement, period of limitation 60 days, time from which period begins to run the date of abatement. समझ गए? कितना है? 60 days. कौन सा कहां दिया है? 121 of limitation. 121 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अबेटी कहां पर है? एलआर को कितने दिन में आना? 120 में 90 days लिमिटेशन है। ये शेड्यूल भी बीच बीच में आप थोड़ा सा आपको जरूरत लगेगी इसकी, जहां जहां मैं लगाऊंगा। आया 120 में काहे की है? कितनी लिमिटेशन है? फ्रॉम द डेट ऑफ
डाई नहीं, डेथ, डेट ऑफ डेथ। और अगर अबेटमेंट अगर किसी तरह से अगर हो गया है तो सेटिसाइड कराने के लिए आवेदन कितने दिन में आएगा? 60 डेज, 121 के अंदर। दैट शुड बी ब्रॉट विद इन 60 days. In cases where the plaintiff dies or the defendant dies, suit will await. यहाँ पर अब सवाल ये है, दूसरा जो है, ए और बी ने सी के खिलाफ केस लगाया और एक निपट गया उसमें से। ये तो पहली सिचुएशन बताई थी मैंने। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? ए एंड बी वर्सेस सी। यहां पर है जो है, यहां पर वी हैव टू प्लेंटिफ्स हियर, दो प्लेंटिफ हैं। सपोज दैट इन केस, सेकंड केस यहां पर है, ए डाइज पेंडिंग द सूट, ए इसका स्वर्गारोहण हो गया। व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड? तब फिर यहां क्या प्रक्रिया है, यहां पर जरा ध्यान रखें। दिस डिपेंड्स अपॉन वेदर द राइट टू सी सर्वाइव्स टू द अदर प्लेंटिफ बी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बी को राइट टू सी सर्वाइव करता है या नहीं करता। दूसरे को यानी अकेले को अगर राइट टू सी सर्वाइव करता बी अलोन, तो सूट चलेगा अकेले को, कि वेदर द राइट टू सी सर्वाइव्स अलोन टू बी, क्योंकि ए तो चला गया, क्या अकेले को उसे सर्वाइव करता नहीं करता? नहीं आया समझे? यही देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। इफ इट डस, एज नेम विल बी स्टक ऑफ। अगर ऐसा है तो ए का नाम काट दिया जाएगा, स्टक आउट, ए का नाम निकाल दिया जाएगा। एंड द सूट विल प्रोसीड विद बी अलोन एज प्लेंटिव, और वो सूट बी के साथ चलेगा, वो अकेला रहेगा एज ए प्लेंटिव। यानी जो है ऑर्डर 22 का रूल 2 जो है, ऑर्डर 22 का रूल 2 यानी इफ इट डज नॉट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए मस्ट अप्लाई टू द कोर्ट। अगर ऐसा नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट को, ए के, टू मेड ए पार्टी विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, पार्टी बनाने के लिए। बात समझ आ रही नहीं? फ्रॉम द डेट ऑफ एज डेथ, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड 90 दिन। आवेदन करें जल्दी फटाफट, नहीं है अदरवाइज द सूट विल अबेट एज फॉर एज इज कंसर्न। ए का जहां तक मामला है सूट अबेट हो जाएगा। बी के पार्ट का, बी का कैसे कर दो? हाँ, नहीं है, अगर उसको अकेले नहीं है राइट टू स्यू किसको, बी को, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ए के एलआर को तुरंत आवेदन करना पड़ेगा, ए के एलआर के रूप में मामले में आने के। अदरवाइज ए का जहां तक संबंध है राइट टू स्यू क्या हो जाएगा? अबेट हो जाएगा, सूट अबेट हो जाएगा, राइट टू स्यू नहीं रहेगा फिर उसे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्यों भाई? सूट विल अबेट एज फॉर एज ए इज कंसर्न। जरा ध्यान रखिए, ए के मामले में ही तो होगा ना बेट, यहां पर एंड जो है एज फॉर एज ए इज कंसर्न। इफ द सूट इज ब्रॉट बाय ए एंड बी एज ट्रस्टी, ए और बी ने ट्रस्टी के रूप में सूट लगाया, एंड ए डाइज पेंडिंग द सूट, ट्रस्टी के रूप में लगाया, न्यासी के रूप में सूट लगाया। द राइट टू सी सर्वाइव्स टू बी अलोन, भाई ट्रस्टी दोनों, तो अलोन उसे सर्वाइव करेगा, समझे? तो इसमें क्या होगा? ऑन डेथ ऑफ ए उसका नाम निकाल दिया जाएगा, उसकी मृत्यु पर क्या होगा? उसका नाम निकाल, एंड द सूट विल प्रोसीड विद बी अलोन। क्यों? राइट टू सी उसमें सर्वाइव करता है, ट्रस्टीज में। अगर एक ट्रस्टी चला गया तो कोई फर्क नहीं, दूसरे में सर्वाइव करेगा। पर ऑल आर टू बी मेड पार्टीज। ट्रस्ट के अंदर जितने ट्रस्टी हैं सबको पार्टी बनाना पड़ता है, नेसेसरी पार्टी है वो। कहां लिखा है? कहां लिखा है? ऑर्डर 31 निकालो जरा। हाँ, क्या है? बहुत छोटा सा ऑर्डर है ये, पहला ही रूल जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। Rule 1. Representation of beneficiaries in suits concerning property vested in trustees, etc.
In all suits concerning property vested in a trustee, executor, or administrator, where the contention is between the persons beneficially interested in such property and the third person, the trustee, executor, or administration shall represent the persons so interested, and it shall not ordinarily be necessary to make them parties to the suit. But the court may, if it thinks fit, order them or any of them to be made parties. In all suits concerning property vested in a trustee, executor, administrator, where the contention is between the person beneficiary interested in such property and a third person, beneficiary or third person, trustee, executor or administrator shall represent the person so interested. यहाँ पर trustee, executor or administrator shall represent the person so interested, and it shall not ordinarily be necessary to make them parties to the suit, but the court may, if it thinks fit, order them or any of them to be made parties. यहाँ पर यानी जो है बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यानी जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेनिफिशियरी इन सूट्स कंसर्निंग प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्टीज, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन यानी जो बेनिफिशियरी के लिए, बेनिफिशियरीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इन ऑल सूट्स कंसर्निंग प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, वेयर द कंटेंशन इज बिटवीन द पर्सन बेनिफिशियली इंटरेस्टेड, यानी हितग्राहियों में विवाद किन में, हितग्राहियों में इन सच प्रॉपर्टी एंड ए थर्ड पर्सन, और तीसरे व्यक्ति में, किसी पर व्यक्ति में, हितवत व्यक्तियों के बीच और पर व्यक्तियों के बीच प्रतिरोध है। यहाँ पर है ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर शैल बी रिप्रेजेंटेड द पर्सन सो इंटरेस्टेड, तो यहाँ पर कहते हैं न्यासी, निष्पादक, प्रशासक इस प्रकार हितवत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा। हितवत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? न्यासी, प्रशासक, और उन्हें बाद में पक्षकार बनाना मामूली तौर से आवश्यक, मामूली तौर से, ऑर्डिनरी तो वैसे जरूरी नहीं है, सामान्य तौर पर, क्योंकि लेकिन किंतु न्यायालय ठीक समझे तो ये आदेश दे सकेगा कि उन्हें या उनमें से किसी को पक्षकार बनाया जाए। वैसे क्यों, वैसे सभी नेसेसरी पार्टी माने जाते हैं। यहाँ पर है जो है न्याय, यहाँ पर है जो है, तो ये यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि जो है ये joinder of trustees, executor, administrator, where there are several trustees, executor, administrator, they shall be made parties to the suit against or more of them. यहाँ पर कह दिया इन्होंने कि जहाँ कोई न्यासी, निष्पादक या प्रशासक हों, वहाँ ऐसे बाद में जो उनमें से एक या अधिक के विरुद्ध हो, वे सभी पक्षकार होंगे, सभी पक्ष नेसेसरी पार्टी होंगे। अगर ट्रस्टी के खिलाफ केस लगाया जाता है, या ध्यान रखें यानी कोई न्यासी, निष्पादक या प्रशासक हो, वहाँ ऐसे बाद में जिनमें से एक या अधिक के विरुद्ध हो, यानी अगर ट्रस्टी के विरुद्ध केस लगाया गया तो बाकी दूसरे ट्रस्टी को भी पार्टी बनाना होगा। ये यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ मैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कि ट्रस्टी के विरुद्ध वाद अगर आप लगा रहे हैं तो ऑल द ट्रस्टीज आर नेसेसरी पार्टी। पार्टीशन का सूट लगा रहे हैं तो पार्टीशन के सूट में जितने भी संपत्ति के यानी जो जिनकी है, जिनका जो जिसे कहते हैं अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, उसके जितने भी मालिक हैं सबको पार्टी बनाना पड़ेगा। नेसेसरी पार्टी माने जाते हैं, दे आर ऑल आवश्यक पक्षकार है। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि ऐसे केसेस में मैंने आपसे कहा कि जहां पर यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि अगर सूट जो है इफ इट इज ब्रॉट बाय ए एंड बी, ए और बी के द्वारा लेके आए एज ट्रस्टी, एंड ए डाइज पेंडिंग द सूट, द राइट टू सर्वाइव टू बी, यानी यहां पर जो है राइट टू सी सर्वाइव टू बी अलोन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है को दोनों। ऑन एज डेथ, ए की मृत्यु के बाद क्या है, हिज नेम विल बी स्टक ऑफ एंड द केस विल प्रोसीड विथ B alone and as plaintiff. But if the suit is brought against by A and B on a promissory note, A और B के द्वारा प्रोमिसरी नोट पर केस लगाए कि X ने A और B दोनों के पक्ष में एक प्रोमिसरी नोट लिखा कि मैं इतना पैसा दूंगा, उससे कोई कॉन्टेक्ट हुआ, उसने प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया। यहाँ पर जॉइंटली A एंड B
अब उसमें यानी जो मैंने कहा कि यानी जो है जॉइंटली पास हुआ है उनको प्रोमिसरी नोट, ए और बी को जॉइंट प्रोमिसरी नोट मिला है टू देम, और वो सी ने दिया है। तो राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव टू बी अलोन। एक अकेले को तो राइट टू स्यू होगा नहीं, कोई जॉइंट है, जॉइंटली इंटरेस्टेड है उसमें। वो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो राइट टू स्यू एक को बाद लाने का अधिकार केवल एक को नहीं है, क्योंकि जॉइंट प्रोमिसरी नोट है, वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसलिए पार्टीशन में एक को नहीं है, सबको है। नहीं आया? तो ये यहां पर जो, क्योंकि वहां पर जॉइंट इंटरेस्ट है उनका, क्या है वहां पर? जॉइंट इंटरेस्ट है, इसलिए यानी यहां पर है द सूट इज ब्रॉट बाय ए एंड बी ऑन ए प्रोमिसरी नोट। यहां पर जॉइंटली, यहां पर जो मैंने आपसे कहा, तो ऐसे केसेस में राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव टू बी अलोन इन केस ए डाइज, अगर मर जाता है। बात समझाए? ए इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव देयरफॉर मे अप्लाई टू बी मेड ए पार्टी। ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आना पड़ेगा विद द प्रेस्क्राइब पीरियड, यानी जो है प्रेस्क्राइब फ्रॉम द डेट ऑफ एज डेथ, ए की मृत्यु की तारीख से आपको उस प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर लेके आना पड़ेगा। इफ ही डज नॉट, द सूट विल एज फॉर एज ए इज कंसर्न, ए के संबंध में तो सूट अबेट होगा। नहीं आया? क्यों भाई? क्लियर है? अब तीसरा क्या है? ए वर्सेस सी एंड डी, तीसरा मामला ए वर्सेस सी एंड डी। यहां पर है जो है जो केस सेकंड जैसा मामला बताया मैंने आपसे, ए एंड बी वाला, बिल्कुल ये भी वैसे ही होगा। यहां पर दो डिफेंडेंट, यहां पर कितने? एंड इफ सी डाइज पेंडिंग द सूट, पेंडिंग द सूट सी मर गया यहां पर, एंड द राइट टू स्यू सर्वाइव्स अगेंस्ट डी अलोन, डी के विरुद्ध राइट टू स्यू है। तो यहां पर जो है एज दे आर ट्रस्टीज, ट्रस्टी के खिलाफ लगाया तो एक अकेले के खिलाफ सर्वाइव हो जाएगा। दो ट्रस्टी, सी और डी दो ट्रस्टी है, सर्वाइव कर जाएगा। सीज नेम विल बी स्टक ऑफ, नहीं है। एंड ए में यहां पर जो है प्रोसीड विद द सूट अगेंस्ट डी अलोन यहां पर। लेकिन इफ द राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव अगेंस्ट डी अलोन, राइट टू स्यू केवल उसके विरुद्ध नहीं है, केवल सर्वाइव करता, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सी के एलआर को लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सी के एलआर को आपको लाना पड़ेगा, यानी जो है। तो यहां पर है तो राइट टू स्यू, यहां पर जरा ध्यान रखें, डज नॉट सर्वाइव अगेंस्ट डी अलोन, देन द सीज एलआर आर टू बी ब्रॉट, यहां पर जो है विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द सीज डेथ, सी की मृत्यु की तारीख से यहां लाना पड़ेगा आपको। समझे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है ना? तीसरी एक चीज और महत्वपूर्ण जो अबेटमेंट के बारे में, नो सूट शैल अबेट बाय रीजन ऑफ द डेथ ऑफ आइदर ऑफ द पार्टी, नो सूट शैल अबेट बाय रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द आइदर ऑफ द पार्टी बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग एंड द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। हियरिंग कंक्लूड हो गई और जजमेंट प्रोनाउंस होने वाला है, बीच में कोई टपक गया पके आम की तरह से। क्यों भाई? पका आम टपक जाता नहीं? टपक जाता, टपक गया कोई, तो फिर क्या हुआ? सूट अबेट नहीं होगा। नो सूट शैल अबेट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सूट का अबेटमेंट नहीं होगा। नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ द डेथ आफ्टर हियरिंग एंड बिफोर जजमेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, रूल 6 जो है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? रूल 6 पूछा गया है 2016 में सवाल मध्य प्रदेश में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सूट विल नॉट अबेट, नहीं आया या हो जाएगा? क्यों भाई? अब ये सवाल है कि ये क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये यहां पर जो है द क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और नॉट ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्लेंटिव और ए डिसीज डिफेंडेंट।
तो ये कौन डिसाइड करेगा? इट शैल बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, न्यायालय डिसाइड करेगा। Provided where the question arises before the appellate court, the court may, before determining the question, direct the subordinate court. तो फिर यहाँ पर जो है subordinate court डायरेक्ट करेगा to try the question and to return the records together with the evidence. कहेगा भैया डिसाइड करके भेजो, समझे? If any recorded at such trial, तो यहाँ पर जो मैंने कहा and the finding and reasons thereof, यहाँ पर जो है उसमें कह दिया गया एंड अपीलेट कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन इन डिटरमिनिंग द क्वेश्चन। जो भी फाइंडिंग दी है लोअर कोर्ट की को उसे तो डायरेक्ट कर देता है। वो कौन किसे डायरेक्ट? अपीलेट कोर्ट तो किसे कर देगा? नीचे की कोर्ट को डिसाइड करके भेजो उसे, क्योंकि तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। इट विल डिसाइडेड बाय कोर्ट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो भाई तो ये यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि ये इसमें कोई दिक्कत है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन मेक एन एप्लीकेशन टू बी ज्वाइन इन द प्लेस, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने कहा कोर्ट कैन नॉट ऐड ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव सो मोटो, लिख लीजिए। सो मोटो कोर्ट जो है जोड़ नहीं सकता, अपने आप नहीं, स्वप्रेरणा से कोर्ट नहीं जोड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। दिस एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय द डिफेंडेंट ऑल्सो, कि साहब मर गया प्लेंटिफ तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाया जाए। डिफेंडेंट मर जाएगा तो प्लेंटिफ लाएगा। आमतौर पर एलआर कर देते हैं आवेदन। ऑर्डर 22 रूल 9 वेयर सूट इज अवेटेड ड्यू टू द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ। तो रूल 9 क्या कह रहा है देखिए अब, इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और dismissal. Where the suit abates or is dismissed under this order, no fresh suit shall be brought on the same cause of action. नया सूट नहीं लेके आएंगे अगर अबेट हो गया या डिसमिसल हो गया उसका। क्यों भाई? नया सूट क्या करना पड़ेगा? सेट असाइड के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। अबेटमेंट को सेट साइड कराने के, पास कराने के, या जो खारिज करने के लिए जो कर दिया उन्होंने, समझे? और इफ इट इज प्रूव दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम नॉन कंटिन्यूइंग द सूट, पर्याप्त कारण था, तो फिर द कोर्ट शैल सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल अपॉन सच टर्म्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? तो यहां पर भी कह दिया क्या? Where a suit is abated due to death of the plaintiff, अगर तो फिर इसके लिए कोई फ्रेश सूट नहीं ला सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। ये यहां पर इसी तरह से ऑर्डर 23 को अगर आप देखें, रूल 1 यहां पर ऑर्डर 23 रूल 1 यहां पर है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ऑर्डर 23 रूल 1 यहां पर, वेयर ए सूट इज अबंडन बाय द प्लेंटिफ विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। अगर सूट को अबंडन किया गया है विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर 23 में कंप्रोमाइज भी याद रखिए, कंप्रोमाइज भी होती है ऑर्डर 23 रूल 3 में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऑर्डर 23 हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है उसका, लेकिन फिर भी यानी जो है मैंने आपसे कहा ऑर्डर 23 यहाँ जो मैंने आपसे कहा कि यानी जो है जहाँ पर अबंडनमेंट के बारे में बात कर रहा है ये ऑर्डर 23 रूल 1। अब देखिए विड्रॉल ऑफ सूट्स इसी ऑर्डर में है। सूट को विड्रॉ भी कर सकता है कि प्लेंटिफ में फाइंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। जब वाद संसिद्ध कर दिया, वादी को कई बार ऐसा लगता है दैट द सूट हैज एंड जो है दैट ही हैज नो चांस ऑफ सक्सेस, उसको लगता है कि अब उसका सफल होने का तो कोई चांस लग नहीं रहा है। यहाँ पर इन सच ए केस ही में विड्रॉ द सूट। इन सच ए केस क्या कर सकता है? वाद लगाने के बाद यहाँ पर जो है वादी को क्या लग रहा है कि सफलता की उम्मीद नहीं है, तो फिर वो उसे विड्रॉ कर सकता है। इन सच ए केस ही कैन
विड्रॉ द सूट इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग विद इट, बजाय इसके कि उसके आगे चला है, यहाँ पर है जो है और फर्दर कॉस्ट इनकर करे, तो क्या अच्छा समझता है? विड्रॉ कर लो। ही कैन विड्रॉ द सूट। इफ ही विड्रॉज द सूट, अगर उसने सूट को विड्रॉ कर लिया, यहाँ पर द सूट विल बी डिसमिस विद कॉस्ट, सूट को कॉस्ट के साथ डिसमिस किया जाएगा, खर्चे के साथ। सामने वाले को खर्चे देने पड़ेंगे अगर आपने विड्रॉ किया केस। एंड विल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग ए फ्रेश सूट, और आपको फिर नया सूट लाने से रोक दिया जाएगा। यहां पर है जो है इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट सो विड्रॉन, जो आपने सूट विड्रॉ किया है जिस विषय वस्तु को लेकर, फिर आपको क्या है, नया सूट उस पर लाने की इजाजत नहीं है। यहां पर है जो है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये कब? when the plaintiff may find after the institution suit that there is no chance of success, better to withdraw। और विड्रॉ करोगे तो फिर क्या होगा? नया सूट नहीं लेके आप। यहां पर जरा ध्यान रखें जो है, और सूट विल बी डिसमिस विद कॉस्ट, ये कॉस्ट के साथ डिसमिस किया जाएगा। एंड प्लेंटिफ विल बी प्रिक्लूडेड, अपवर्जित कर दिया जाएगा। बेटा आप मत ना कोड इसलिए के द्वारा, he will be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action, जरा ध्यान रखें, in respect of the same subject matter so withdrawn, जिसे वापस लिया कामेश जी, उसे लेके फिर दोबारा कोर्ट में मत पहुंच जाना। क्या करेगा कोर्ट? अपवर्जित कर दिया गया है, आपका जाना वहां वर्जित है, फिर उसी चीज को दोबारा लेके, उसे दोबारा लेके जाना अपवर्जित है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? विड्रॉ क्लियर है?